नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले हमने वर्णमाला चैप्टर को कंप्लीट किया जिसमें हमने 100 क्वेश्चन किए। अब इसके आगे जो हम देखेंगे, हमारा जो दूसरा चैप्टर होगा वो विराम चिन्ह होगा। हमारा दूसरा चैप्टर क्या होगा? विराम चिन्ह। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं उस क्वेश्चन को हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं विराम चिन्ह। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे अच्छे से दिखे मुझे और आप लोगों को भी। तो इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो अल्प विराम से हो जाएगा। अल्प विराम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में उसको हम पहले देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा, गांव के प्राचीन बरगद को कटवाने का निर्णय लेकर प्रशासन ने ग्रामवासियों को क्रुद्ध कर दिया, किंतु फिर बढ़ते रोष को देखते हुए उन्होंने इसे वापस ले लिया। वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो हमसे ये पूछा है। तो इसमें जो एक चिन्ह तो यहाँ लगा हुआ है, कहाँ? एक चिन्ह हमारा ये रहा और एक चिन्ह ये रहा और एक चिन्ह ये रहा। तो इसमें पूछ रहा है कि वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है अल्प विराम, तीसरा ऑप्शन है अर्ध विराम और चौथा ऑप्शन है योजक चिन्ह। तो इस वाक्य में जो जिस चिन्ह का उपयोग हुआ है वो आंसर हमारा सही हो जाता है बी, अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह इसमें उपयोग हुआ है। तो इसकी चलिए हम इसकी आगे व्याख्या इसकी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए वाक्य में गांव के प्राचीन बरगद को कटवाने का निर्णय लेकर प्रशासन ने ग्रामवासियों को क्रुद्ध कर दिया। ग्रामवासियों को क्रुद्ध कर दिया, किंतु फिर बढ़ते रोष को देखते हुए उन्होंने इसे वापस ले लिया। इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है और अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। इस प्रकार होता है। ये हमारा अल्प विराम का चिन्ह होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा? अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है प्रतिशत, दूसरा ऑप्शन हो जाता है निर्देशक और तीसरा ऑप्शन हो जाता है अल्प विराम और चौथा ऑप्शन हो जाता है विस्मयादि बोधक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है अल्प विराम। अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब इसकी चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? तो इसकी व्याख्या को देखते हैं हम। अंकों को लिखते समय अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जबकि अन्य विकल्प असंगत हैं। तो अल्प विराम को कैसे प्रयोग किया जाता है उसको हम देखते हैं। जैसे एक है, उसके बाद फिर अल्प विराम चिन्ह है, फिर उसके बाद दो है, फिर अल्प विराम चिन्ह है, फिर तीन है, उसके बाद अल्प विराम चिन्ह है, फिर उसके बाद चार है, फिर अल्प विराम चिन्ह है और उसके बाद पांच है। तो ऐसे जब हम ऐसे लिखते हैं वन, फिर अल्प विराम चिन्ह, फिर टू, फिर अल्प विराम चिन्ह का चिन्ह, तो ऐसे हमें पता चलता है कि वन लिखा गया, टू लिखा गया, थ्री। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 12,345। लेकिन जब इसके बीच में हम ऐसे अल्प विराम का चिन्ह लगा देंगे तो ये हमारा, हम इसको पढ़ेंगे 1 2 3 4 5। अब इसके आगे देखते हैं जो अन्य विकल्प थे उनका चिन्ह क्या है। तो प्रतिशत का जो चिन्ह हमारा होता है वो इस प्रकार होता है और निर्देशक का चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है और जो हमारा विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। अब इसके आगे चलिए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। इस प्रश्न में कह रहा है कि विकल्प में ऐसा कौन सा विकल्प है जो जिसमें विराम चिन्हों का सही उपयोग हुआ है। तो हम चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं और दूसरा ऑप्शन है सुख दुख
उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख, फिर उसके बाद क्या लगा है अल्प विराम, उसके बाद है उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो ऑप्शन ए में जो है, यहां देखिए ऑप्शन ए में हमारा यहाँ एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी एक चिन्ह का और यहाँ भी एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और ऑप्शन बी में हमारा यहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है और ऑप्शन सी में सिर्फ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है और ऑप्शन डी में अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ और पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में सही जगह सही चिन्हों का उपयोग किया गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। जैसा कि इसके पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस विकल्प में सही चिन्ह का उपयोग हुआ है, उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी पूछा गया कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है काम वाली रोज आती है, उसके बाद अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, फिर उसके बाद काम करती है और चली जाती है, फिर पूर्ण विराम है। फिर उसके बाद ऑप्शन बी क्या है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है, और इसके बाद है पूर्ण विराम। फिर उसके बाद ऑप्शन सी क्या है, काम वाली रोज आती है, उसके बाद अल्प विराम, काम करती है और चली जाती है, उसके बाद क्या है पूर्ण विराम। फिर ऑप्शन डी हमारा क्या है, काम वाली रोज आती है, काम करती है, उसके बाद अल्प विराम और चली जाती है, फिर पूर्ण विराम है हमारा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन सी में विराम चिन्हों का सही उपयोग किया गया है। तो यहाँ जो है काम वाली रोज आती है, उसके बाद क्या हमारा रहेगा अल्प विराम रहेगा, उसके बाद काम करती है और चली जाती है, उसके बाद हमारा पूर्ण विराम। ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा इसके आगे क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 4 एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में, 5वां क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, तो इसमें इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा वो पूछा है हमसे। तो ऑप्शन ए हमारा है उपविराम, ऑप्शन बी हमारा है अर्धविराम, ऑप्शन सी हमारा है अल्प विराम, ऑप्शन डी हमारा है विवरण चिन्ह। ये क्या है, ये हमारा उपविराम होता है, ये क्या होता है उपविराम, ये उपविराम का चिन्ह है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो हमारा है ये अर्धविराम का चिन्ह होता है, किसका अर्धविराम का, और ऑप्शन सी हमारा जो है ये अल्प विराम है, ये अल्प विराम का चिन्ह है। ऑप्शन डी हमारा है, ये जो हमारा ऑप्शन डी है वो निर्देशक विवरण का होता है, विवरण का चिन्ह होता है। ऑप्शन डी जो है वो विवरण का चिन्ह इस प्रकार होता है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है अल्प विराम। इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग उचित है। अब इसके आगे देखते हैं, तो इसका जो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, अल्प विराम का कैसे उपयोग होगा उसको देखते हैं। शुद्ध वाक्य जो इसका हो जाएगा, अनिल घर आया, उसके बाद अल्प विराम, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो किसके बाद अल्प विराम चिन्ह लगेगा, अनिल घर आया, उसके बाद अल्प विराम चिन्ह लगेगा, थोड़ी देर रुका और चला गया, उसके बाद पूर्ण विराम। अब इसके आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 6ठा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है
जिसमें विराम चिन्हों का सही उपयोग किया गया है। तो हम देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन क्या है। मेरी सहेली के पास नए नए खिलौने, उसके बाद क्या है, अल्प विराम, कपड़े और जूते हैं, उसके बाद पूर्ण विराम। ऑप्शन बी है, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं, उसके बाद पूर्ण विराम। ऑप्शन सी है, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, उसके बाद क्या है, अल्प विराम, उसके बाद कपड़े और जूते हैं, उसके बाद है पूर्ण विराम। ऑप्शन डी हमारा है, मेरी सहेली के पास बहुत से नए, उसके बाद अल्प विराम, फिर नए खिलौने, उसके बाद है कपड़े और जूते हैं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। ये जो अल्प विराम लगा है ये सही जगह लगा हुआ है, और बाकी ऑप्शंस में जो भी विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है वो सही तरीके से नहीं लगा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने और उसके बाद अल्प विराम है, कपड़े और जूते हैं और पूर्ण विराम। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग होगा वो हमसे पूछा है, तो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो वाक्य हो जाता है, सुनील जरा इधर आना। क्या वाक्य क्या है, सुनील जरा इधर आना। तो हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा विस्मयादि बोधक, और जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपविराम, और तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा अल्प विराम, और चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो अर्धविराम। ये क्या है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि विस्मयादि बोधक, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। ठीक है, और ऑप्शन बी हमारा क्या था, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, उपविराम। क्या कहते हैं, उपविराम। और ये क्या हमारा अल्प विराम। ऑप्शन सी क्या है, अल्प विराम का चिन्ह है, और ऑप्शन डी हमारा क्या है, अर्ध विराम का चिन्ह। किसका, अर्ध विराम का चिन्ह है ये। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है, अल्प विराम जो हमारा है वो इस वाक्य में प्रयोग होगा। तो देख लेते हैं, दिए गए वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है, होगा। तो अल्प विराम का चिन्ह अभी मैंने बताया कि इस तरीके से होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, सुनील, उसके बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, जरा इधर आना। क्या, सुनील जरा इधर आना, तो सुनील के बाद क्या लगेगा, अल्प विराम। और इसके आगे देखते हैं जो भी ऑप्शंस में थे उनको क्या कहते हैं। तो जो इस प्रकार का जो चिन्ह है उसे विस्मय या विराम चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। और इस चिन्ह को क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम या विवरण चिन्ह या उपविराम। इसको एक नाम से और जानते हैं, उपविराम। तो हमारे एग्जाम्स में कुछ भी दे सकता है, तीनों में से किसी का भी नाम दे सकता है। तो इसके आगे जो हमारा है ये क्या है, अल्प विराम। ये किसका चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह, और ये जो हमारा है ये अर्ध विराम का चिन्ह है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग होगा वो हमसे पूछा है। तो सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, पूर्ण विराम। सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, इस विकल्प में कौन, इस वाक्य में कौन सा विकल्प सही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हो जाता है, हमारा ऑप्शन ए जो हो जाता है विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी हमारा है उपविराम, ऑप्शन सी हमारा है अर्धविराम, ऑप्शन डी हमारा है अल्प विराम। तो ये हमारा क्या है, विवरण चिन्ह। इसे क्या कहते हैं, विवरण, सॉरी विवरण, इसे क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह।
विवरण, विवरण चिन्ह, ये किसका सिंबल है? विवरण का है। और ये हमारा क्या है? अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह है। और ये हमारा क्या है? उपविराम, क्या है? उपविराम। और ये क्या है? अल्प विराम। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अल्प विराम चिन्ह का, इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो वो हमारा कहाँ प्रयोग हुआ? यहाँ सवेरा हुआ। कहाँ होगा? सवेरा हुआ, उसके बाद अल्प विराम, उसके बाद चिड़िया चहचहाने लगी। ये हमारा सही वाक्य हो जाएगा। जब हम सवेरा हुआ के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो ये हमारा सही वाक्य हो जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। फिर से वही पूछा है कि इसमें किस विराम चिन्ह का उपयोग होगा इस वाक्य में। तो हमारा वाक्य क्या है? रुको रुको, वाक्य हमारा क्या है? रुको रुको, वह क्या कह रही है? रुको रुको, वह क्या कह रही है? पूर्ण विराम। तो हमारा ऑप्शन ए जो है, हमारा ऑप्शन ए है उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन बी हमारा है, ये जो हमारा ऑप्शन ए है दोहरा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन बी जो हमारा है ये अल्प विराम, सॉरी, पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह, अनुवृत्ति का चिन्ह है ये। ऑप्शन सी हमारा जो है ये अर्धविराम है। ऑप्शन डी हमारा है अल्प विराम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी, अल्प विराम। अल्प विराम हमारा सही हो जाता है। तो यहाँ जो रुको रुको है, रुको के बाद अल्प विराम और फिर रुको के बाद अल्प विराम, जब यहाँ हम दो अल्प विराम लगा देंगे तो हमारा वाक्य जो है वो सही हो जाएगा। ये हमारा वाक्य सही हो जाता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। फिर से वही पूछा गया है कि वाक्य में किस उचित चिन्ह का प्रयोग होगा। तो हमारा वाक्य क्या है? अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मगन हैं। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। पूर्ण विराम। ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन बी हमारा है, ऑप्शन बी हमारा है तो ऑप्शन बी हमारा है ये अल्प विराम है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये उप विराम है। ऑप्शन डी हमारा है अर्ध विराम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? अल्प विराम। इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा तो ये वाक्य सही हो जाता है। तो इसका उपयोग देख लेते हैं कैसे होता है। तो इसका जो सही वाक्य जो हो जाएगा शुद्ध रूप से वो क्या होगा? अनीता, उसके बाद अल्प विराम, फिर मधु, फिर अल्प विराम, फिर पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। पूर्ण विराम। अनीता के बाद अल्प विराम आएगा और मधु के बाद अल्प विराम आएगा। तो ये हमारा जब यहाँ हम अल्प विराम लगा देंगे तो ये दोनों हमारा वाक्य जो है वो सही हो जाता है। अब इसके आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का, उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? ये जो हमारा चिन्ह लगा हुआ है ये, इस चिन्ह को क्या कहते हैं वही पूछा है। इस वाक्य में ये जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है उस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है अर्ध विराम, ऑप्शन बी है अल्प विराम, ऑप्शन सी है विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी है लांघो चिन्ह। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी,
अल्प विराम। इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये जो हमारा है ये अल्प विराम चिन्ह है। क्या है? अल्प विराम चिन्ह। अब इसके आगे हम देख लेते हैं क्या है इसकी व्याख्या। ये अल्प विराम लगा हुआ है, ये क्या है? अल्प विराम। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। अल्प विराम। इस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग उचित होगा। अतः विराम चिन्ह के रूप में अल्प विराम का प्रयोग करके शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। शुद्ध वाक्य जो इसका होगा, यहाँ रामू पर अल्प विराम चिन्ह, उसके बाद जो बड़ा खिलाड़ी है, फिर उसके बाद अल्प विराम, कल उसकी टांग टूट गई, उसके बाद अल्प विराम को बंद कर देंगे। अब इसके आगे देखते हैं। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी में सबसे अधिक चिन्हों का जो उपयोग होता है वो अल्प विराम का होता है। अब इसके आगे देखते हैं। वाक्य में जब दो या दो से अधिक पदों या पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अवयव और की गुंजाइश हो, तब वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। कभी कभी ये एग्जाम्स में ऐसे दे देगा, ये जो इसकी परिभाषा जो है अल्प विराम की, इसको दे देगा और पूछेगा ये किसकी परिभाषा है, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, उसके बाद पूछ लेगा कि ये किसकी परिभाषा है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जब दो से अधिक पदों या पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अवयव और की गुंजाइश हो, तब वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसके आगे हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी हमारा है अल्प विराम, ऑप्शन सी हमारा है अर्ध विराम, ऑप्शन डी हमारा है विवरण चिन्ह। तो जो समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसे हम आप लोग बताएंगे क्या है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग होता है, आप लोग बताएंगे। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी अल्प विराम। समानाधिकरण शब्दों के मध्य अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। इसकी व्याख्या क्या है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा जनक की पुत्री, उसके बाद अल्प विराम, राम की पत्नी थी, पूर्ण विराम। राजा जनक की पुत्री, उसके बाद अल्प विराम है, राम की पत्नी थी। ये क्या हमारा समानाधिकरण शब्द है। तो वही कहा गया समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब लाघव चिन्ह क्या है उसे देख लेते हैं हम। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है। लाघव चिन्ह हमारा जो है वो इस प्रकार होता है। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं जब, तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, पूरा ना लिखकर ऐसे गोला लगा देते हैं ना, तो ये जो होता है ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, तो पूरा ना लिखकर हम इस प्रकार भी लिख देते हैं, तो ये जो हमारा गोला आगे हम बना देते हैं, यही हमारा क्या होता है, लाघव चिन्ह होता है। अब इसके आगे देख लेते हैं अर्धविराम क्या है। अर्धविराम हम देखते हैं, जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों, तब वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या? जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों,
तब वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग क्या है? चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, जैसे सूर्य, इसके आगे हम देखते हैं, जैसे सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और टहलने निकल पड़े। तो सूर्योदय हुआ, उसके बाद हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर उसके आगे क्या है? पक्षी चहचहाने लगे और टहलने निकल गए, पूर्ण विराम। अब विवरण चिन्ह क्या होता है उसे देखते हैं। किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का जो होता है सिंबल वो इस प्रकार होता है, जैसे निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। जैसे में क्या? निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। जैसे संज्ञा हो गया, उसके बाद अल्प विराम, फिर सर्वनाम। तो ये जो हमारा है, यही हमारा क्या हो जाता है? विवरण चिन्ह। अब इसके आगे देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? अल्प विराम का प्रयोग निम्न में से कहाँ किया जाता है? वाक्य के, ऑप्शन ए है वाक्य के अंत में, ऑप्शन बी है कहीं भी, ऑप्शन सी है वाक्य के शुरू में, ऑप्शन डी है वाक्य के मध्य में, उसके बाद अल्प विराम जहां बहुत कम ठहराव हो। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहाँ? वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है। जबकि इसके आगे देखते हैं कौन कौन से चिन्ह है। विराम चिन्ह जो है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, और अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का जो विराम चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो विराम चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। योजक चिन्ह का जो विराम चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, तथा उद्धरण चिन्ह का जो विराम चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। ये दुकहरा चिन्ह है उद्धरण का, ये उद्धरण का दुकहरा चिन्ह है। और ये जो इस प्रकार होता है, ये एकहरा, उद्धरण के अंतर्गत दो चिन्ह आते हैं, एक एकहरा होता है और एक दुकहरा, दो चिन्ह आते हैं। अब इसके आगे देखते हैं हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए हमारा है, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, पूर्ण विराम। ऑप्शन बी हमारा है, मैं क्या कहता, प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं क्या कहता, उसके बाद क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन सी हमारा क्या है? महक, उसके बाद अल्प विराम, फिर रागनी, फिर अल्प विराम, फिर श्वेता, फिर अल्प विराम, आदि भी आई हैं। उसके बाद जो चिन्ह लगा हुआ है वो अर्ध विराम का है। महक, अल्प विराम, रागनी, फिर उसके बाद अल्प विराम, फिर उसके बाद श्वेता, फिर अल्प विराम लगा, आदि भी आई हुई है। उसके बाद ये जो चिन्ह लगा है ये अर्ध विराम का है। ये सब अब गाना गाएंगे। ऑप्शन डी है, उसने पूछा, उसके बाद अल्प विराम है, तुम कहाँ थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, उसके बाद है पूर्ण विराम। इसमें जो जिस विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है वो गलत हुआ है, तो यही हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, ऑप्शन ए। और इसके आगे हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नहीं के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाना चाहिए, यथा नहीं, नहीं के बाद जो हमारा इसमें अल्प विराम लगेगा। ये जो हमारा ऑप्शन ए था, इसके यहाँ पर नहीं के बाद अगर ये यहाँ अल्प विराम लगा होता तो ये हमारा ऑप्शन सही रहता, लेकिन यहाँ नहीं के बाद अल्प विराम नहीं लगा है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो मतलब
क्वेश्चन में पूछा अशुद्ध, तो अशुद्ध हमारा ये हो जाता है, ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। उसने मुझसे कहा, उसके बाद क्या है, उद्धृढ़ चिन्ह, मैंने आज एक मशीन खरीदी, उसके बाद पूर्ण विराम, उसके बाद उद्धृढ़ चिन्ह बंद। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। अब ऑप्शन ए हमारा है उद्धृढ़ चिन्ह, ऑप्शन बी हमारा दुकहरा उद्धृढ़ चिन्ह, ऑप्शन सी हमारा है अल्प विराम, ऑप्शन डी हमारा है निर्देशक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है अल्प विराम। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, किसी व्यक्ति की उक्ति या कथन के पहले सदैव अल्प विराम होता है। किसी व्यक्ति के उक्ति या कथन के पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग के साथ, अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के साथ साथ वाक्य का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, उसने मुझसे कहा, उसके बाद अल्प विराम, मैंने आज एक मशीन खरीदी। क्या है जो इसका शुद्ध हो जाएगा, इस वाक्य का जो शुद्ध रूप हो जाएगा, ये जो दिया, उसने कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी, तो ये जो उद्धृढ़ दुकहरा उद्धृढ़ चिन्ह दिया गया ये तो सही लगा हुआ है, लेकिन जो यहाँ था उसने मुझसे कहा, यहाँ क्या होना चाहिए था, उसके बाद अल्प विराम होना चाहिए था, लेकिन वो हमारे वाक्य में नहीं है। यहाँ जो हमारे उसने मुझसे कहा, यहाँ अल्प विराम होना चाहिए था, तो यहाँ नहीं है, तो इसलिए इसमें त्रुटि है। तो अगर यहाँ अल्प विराम होता तो ये हमारा सही हो जाता। तो इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो वही कहा गया है कि उसने मुझसे कहा, फिर उसके बाद अल्प विराम, फिर दुकहरा उद्धृढ़ चिन्ह, मैंने आज एक मशीन खरीदी, उसके बाद पूर्ण विराम उद्धृढ़ चिन्ह बंद। तो ये हमारा सही हो जाता है। इस प्रकार ये वाक्य सही हो जाता है। तो आज जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो है हिंदी में, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है, अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है वो पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी हमारा है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी हमारा है पूर्ण विराम, ऑप्शन डी हमारा है अल्प विराम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। तो हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए, तो इसे हमें ध्यान में रखना है अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है। तो इसके आगे चलिए, इसके आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके आगे क्या क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। तो चलिए हम देखते हैं इसके ऑप्शंस, इसके ऑप्शन क्या है उसको हम देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो पहला है वो है निर्देशक। पहला ऑप्शन क्या है, निर्देशक। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी। हमारा क्या है, ऑप्शन बी हमारा है जो वो निर्देशक का चिन्ह है। ऑप्शन सी हमारा जो है वो अर्धविराम का चिन्ह है। ऑप्शन डी हमारा जो है वो विवरण का चिन्ह है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाता है। ये जो चिन्ह है ये अर्धविराम का चिन्ह है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं, इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। दिए गए विकल्पों में अर्धविराम चिन्ह इस प्रकार होता है, शेष विकल्पों में चिन्ह निम्नवत हैं। शेष विकल्प जो थे उनके चिन्ह जो है वो देखिए, उद्धृढ़ चिन्ह या उद्धृढ़ चिन्ह, ये तो मुझे गलत लग रहा है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं जो उद्धृढ़ चिन्ह हो। अल्प विराम
अल्प विराम का तो चिन्ह इस प्रकार होता है, और निर्देशक चिन्ह तो दिया गया है ऑप्शन में। अब इसके आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? ये जो चिन्ह दिया है इसे क्या कहते हैं? पहला है अल्प विराम, दूसरा ऑप्शन है अर्ध विराम, तीसरा ऑप्शन है योजक चिन्ह, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई इसमें जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही हो जाता है वो ऑप्शन बी हमारा। ये किसका चिन्ह है? ये जो किसका चिन्ह होता है? ये हमारा अर्ध विराम का चिन्ह होता है। ये जो चिन्ह दिया गया है ये हमारा अर्ध विराम का चिन्ह है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अब इसके आगे चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए विराम चिन्ह का ये जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं अल्प विराम चिन्ह क्या है। अल्प विराम इस प्रकार होता है, और पूर्ण विराम जो है वो इस प्रकार होता है। योजक चिन्ह जो हमारा है ये होता है। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि योजक चिन्ह भी उसी प्रकार होता है, और निर्देशक और योजक में डिफरेंस क्या होता है? तो योजक चिन्ह जो होता है ये हल्का छोटा रहता है, और निर्देशक चिन्ह जो होता है वो इससे बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सा योजक है कौन सा निर्देशक चिन्ह है। अब उसके आगे देखते हैं अवतरण का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। लाघव चिन्ह इस प्रकार होता है, एक गोला ऐसे। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके आगे क्वेश्चन हमारा क्या है? इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, वाक्यांश के बीच में क्या है? वाक्यांश के बीच में विराम चिन्हों को पहचाने। आम को अच्छा फल माना गया है, उसके बाद ये चिन्ह दिया गया है। उसके बाद है किंतु श्रीनगर में और भी तरह के आम मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो चिन्ह दिया गया है ये चिन्ह हमारा यही पूछ रहा है कि ये कौन सा चिन्ह लगा हुआ है इस वाक्य में। तो पहला ऑप्शन हमारा है विस्मयादि बोधक, दूसरा ऑप्शन है हंस पद चिन्ह, और तीसरा ऑप्शन है लोभ सूचक चिन्ह, और ऑप्शन जो चौथा है वो अर्धविराम चिन्ह। तो जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ये अर्धविराम का चिन्ह है। ये जो हमारा है ये अर्धविराम का चिन्ह है, ये चिन्ह जो अर्धविराम का चिन्ह है। और हंस पद क्या होता है? हंस पद का चिन्ह कौन सा है? हंस पद जो हमारा होता है वो इस प्रकार होता है। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके बीच में कुछ हम भूल जाते हैं, जैसे हमने लिखा आम, उसके बाद का को हम भूल गए, मान लो का को भूल गए, या फिर हम इसमें से मान लीजिए मे को भूल गए। अब मे को भूल गए तो हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसे यहाँ पे ऐसे हंस पद बनाकर हम ऊपर लिख सकते हैं मे। तो ये हमारा जो चिन्ह होता है ये हंस पद, या इसे त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। इसे 3 नामों से जानते हैं। और विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। और लोभ सूचक का जो चिन्ह होता है, जो हमारा लोभ सूचक का चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, ऐसे डॉट डॉट करके रहता है, ऐसे डॉट 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 डॉट। अब इसके आगे देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें विराम चिन्हों का सही उपयोग किया गया हो? ऐसा कौन सा विकल्प हमारा है जिसमें विराम चिन्हों का सही उपयोग किया गया हो? तो ऑप्शन ए हमारा है राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, उसके बाद एक चिन्ह लगा हुआ है। हाथ धोकर खाना खाया, फिर उसके बाद चिन्ह लगा हुआ, फिर खेल कर सो गया। ऑप्शन बी हमारा है राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, उसके बाद एक विराम चिन्ह लगा हुआ है, फिर उसके बाद है हाथ धोकर खाना खाया, फिर एक विराम चिन्ह लगा हुआ है, फिर खेल कर सो गया। ऑप्शन सी हमारा जो
राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेलकर सो गया। अब इसके आगे जो ऑप्शन डी हमारा है, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, उसके बाद एक विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। हाथ धोकर खाना खाया और फिर एक विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। उसके बाद एक विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है, फिर खेलकर सो गया। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो सही ढंग से, सही रूप से किया गया है। यहाँ जो ये हमारा चिन्ह है अर्ध विराम, ये जो चिन्ह हमारा लगा हुआ है ये अर्ध विराम का चिन्ह है, तो इसका जो उपयोग हुआ है इस वाक्य में ये सही रूप से हुआ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है ये पूछा है। ऑप्शन ए हमारा है उद्धरण चिन्ह के पहले। ऑप्शन बी हमारा है जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो। ऑप्शन सी हमारा है जहां कोई निर्देश देना हो। ऑप्शन डी हमारा है जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। क्या? जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो जहां हमें थोड़ा कम ठहराव की जरूरत होती है वहां हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। तो अल्प विराम का चिन्ह कहाँ लगता है? जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। अर्धविराम को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्धविराम का अर्थ है बीच में हल्का सा विराम लेना हो। अर्धविराम का अर्थ क्या होता है? बीच में हल्का सा विराम लेना हो, पर वाक्य को खत्म ना किया जाए तो, जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें से हमें हल्का ठहराव की जरूरत होती है, तो हम हल्का ठहराव लेते हैं, तो वहां हमारा अल्पविराम का प्रयोग होगा और उसके आगे फिर जैसे वाक्य चल रहा था वो आगे वाक्य वैसे चलकर तब जाकर वो पूरा होगा। तो इसके आगे क्या है? वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नानुसार अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहां लगाया जाता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये जो हमारा चिन्ह है इसका नाम पूछा है, इस चिन्ह का नाम पूछा है, इस चिन्ह का क्या नाम है? तो पहला है उद्धरण चिन्ह, और दूसरा है अल्प विराम, और तीसरा है निर्देशन चिन्ह, और चौथा है अर्धविराम। तो ये जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है इसमें ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम? अर्धविराम। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? अर्धविराम। अर्धविराम इस चिन्ह को कहा जाता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जो अन्य विकल्प दिए गए थे उनके चिन्ह को देख लेते हैं हम। तो हमारा पहला जो उसमें ऑप्शन था उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का एक चिन्ह इस प्रकार होता है और एक चिन्ह इस प्रकार। तो ये जो हमारा एकहरा उद्धरण चिन्ह होता है, और जो ये दिया है ये दोकहरा उद्धरण चिन्ह होता है। अब इसके आगे देख लेते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार होता है। अल्प विराम का जो चिन्ह है हमारा वो इस प्रकार होता है, और निर्देशन का चिन्ह जो अभी मैंने बताया था कि निर्देशन का जो चिन्ह होता है वो थोड़ा बड़ा होता है योजक चिन्ह की अपेक्षा। योजक चिन्ह का भी चिन्ह ऐसे, योजक चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। ये तो हमारा रहा निर्देशक चिन्ह, और योजक चिन्ह जो है ऐसे छोटा सा रहता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग होगा? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है। तो वाक्य हमारा क्या है? कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात
फसल नष्ट होकर रहेगी। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है उपविराम। दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो है विवरण। तीसरा ऑप्शन जो हमारा है हंसपद या त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह। ऑप्शन डी हमारा है अर्धविराम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का उपयोग होगा और वो कहाँ होगा? ये रही के कई सप्ताह से, इसको रुक जाइए मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ फिर उसके बाद। तो इस वाक्य में जो अर्धविराम चिन्ह का उपयोग होगा वो कहाँ होगा? यहाँ अर्धविराम चिन्ह का उपयोग होगा, तब जाकर ये जो वाक्य है ये सही होगा। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। फिर से वही पूछा है कि वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे जिससे ये वाक्य सही हो जाए। तो वाक्य हमारा क्या है? मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। तो इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है ये है हमारा पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? लोप। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? दूसरा ऑप्शन हमारा है बिंदु। और तीसरा ऑप्शन जो हमारा है वो है अर्धविराम। और चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो है निर्देशक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धविराम। अर्धविराम इसमें से सही हो जाता है। तो हमारा जो अर्धविराम का चिन्ह है इस वाक्य में ये गया जहां है, मोहन बेंगलोर चला गया, उसके बाद यहाँ हमारा अर्ध पूर्ण विराम लगेगा, अर्ध विराम का चिन्ह लगेगा, तब जाकर ये वाक्य सही हो जाता है। तो क्या होगा? मोहन बेंगलोर चला गया, उसके बाद अर्ध विराम, उसके बाद आप बेफिक्र रहें। ठीक है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 25 नंबर के क्वेश्चन क्या है। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है योजक चिन्ह, ऑप्शन बी हमारा है कोष्ठक, ऑप्शन सी हमारा है उपविराम, ऑप्शन डी हमारा है अर्धविराम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी, अर्धविराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है ये पूछा। ऑप्शन ए हमारा है जब राम आया श्याम सो रहा था। जब राम आया तो श्याम सो रहा था, तो एक चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद ऑप्शन बी हमारा है शाबाश, उसके बाद एक चिन्ह लगा हुआ है, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। फिर ऑप्शन सी हमारा है आलस्य मनुष्य का शत्रु है, उसके बाद चिन्ह लगा हुआ है इससे दूर रहो। ऑप्शन डी हमारा है मैंने किताब पढ़ी है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। इस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है और वो कहाँ लगा हुआ है? वो जो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है तो अर्धविराम का जो चिन्ह लगा है वो यहाँ लगा हुआ है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, उसके बाद अर्धविराम, इससे दूर रहो। ठीक है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 27 नंबर जो क्वेश्चन है, जो चाहो उसके बाद चिन्ह करो, उसके बाद फिर चिन्ह है बस हमें तंग ना करो। ठीक है। ये वाक्य दिया गया है। तो जो ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ये जो रिक्त स्थान दिया गया है
इस रिक्त स्थान में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ये हमसे पूछा है, जिससे ये वाक्य पूर्ण हो जाए। तो ऑप्शन ए हमारा है अल्प विराम, ऑप्शन बी हमारा है अर्ध विराम, ऑप्शन सी हमारा है पूर्ण विराम और ऑप्शन डी हमारा है योजक चिन्ह। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इस वाक्य में जब हम अर्ध विराम का चिन्ह लगा देते हैं, अर्ध विराम का चिन्ह लगा देते हैं तो ये हमारा सही हो जाता है। और अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, अर्ध विराम का चिन्ह इस प्रकार होता है। तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, जो चाहे उसके बाद, जो चाहे उसके बाद अल्प विराम है, ये अल्प विराम का चिन्ह है, करो उसके बाद अर्ध विराम का चिन्ह, बस हमें तंग ना करो। ये अर्ध विराम लगाने के बाद ये हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, इसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले, क्योंकि व्याख्या हमारा क्या है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की जगह पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो। क्या कहा गया है, अर्धविराम का चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है, जहां पूर्ण विराम लगता हो उससे कम देर रुकना हो, और जहां अल्प विराम लगा है वहां उसकी जो अपेक्षा है वहां देर तक रुकना होता है। तो उसी के बीच में, पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच में ही अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे देख लो, जैसे हम देखते हैं, जो चाहे उसके बाद क्या है, ये अल्प विराम, ये किस चीज का चिन्ह है, अल्प विराम, और उसके बाद ये देखिए ये लगा हुआ है अर्धविराम चिन्ह, उसके बाद ये रहा पूर्ण विराम चिन्ह। अब इसके आगे हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, सॉरी 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। अब हमारा किससे रिलेटेड रहेगा, पूर्ण विराम से। पूर्ण विराम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में, अब उसको हम देखेंगे। अब तक तो हमने देखा अल्प विराम से, अल्प विराम से और अर्ध विराम से। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, अर्ध विराम से। अब हम देखेंगे पूर्ण विराम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको हम देखते हैं। चारों भाई सुंदर, उसके बाद एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, फिर सुनील, फिर एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, फिर उसके बाद नम्र है, फिर उसके बाद एक विराम चिन्ह का प्रयोग, दयालु और सबल थे। चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे। इस वाक्य में केवल एक प्रकार, सॉरी इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे, फिर उसके बाद एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी हमारा है भाव चिन्ह, ऑप्शन सी हमारा विस्मयादि बोधक, ऑप्शन डी हमारा है योजक चिन्ह। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का बस एक ही बार प्रयोग किया गया है, तो वो हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा पूर्ण विराम। अब इसके आगे चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, दिए गए वाक्य चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे, उसके बाद क्या है पूर्ण विराम में केवल एक बार पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें केवल, इस वाक्य में केवल एक बार पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब इसके आगे देख लेते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। जब हम कोई वाक्य पूरा कर लेते हैं तो उसके लास्ट में, मतलब अंतिम में, हम पूर्ण विराम चिन्ह का विराम चिन्ह लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वाक्य हमारा यहीं खत्म हो चुका है। समानतः जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम जा रहे हो, उसके बाद हमारा वाक्य खत्म हो गया। अब इसके बाद हम विराम चिन्ह, सॉरी पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है।
29 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा। जहां वाक्य पूरी तरह रुक जाए वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया, तो इसका जो आंसर जो है वो सिंपल तरीके से पता चल गया होगा कि क्या है, तो फिर भी देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन ए हमारा है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी हमारा है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी हमारा है अल्प विराम, ऑप्शन डी हमारा है अर्ध विराम। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए पूर्ण विराम। जहां वाक्य पूरी तरह से रुक जाए वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां वाक्य पूरी तरह से रुक जाए वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहां दिया गया है व्याख्या में, जैसे क्या है, यह घोड़ा है, यह घोड़ा है, उसके बाद पूर्ण विराम, वाक्य हमारा खत्म हो चुका, उसके बाद हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया। अब इसके आगे हम देखते हैं 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। राम घर आया और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा। राम आया और चला गया, तो इस वाक्य में हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे जिससे ये वाक्य हमारा सही हो जाए। तो ऑप्शन ए हमारा है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी हमारा है अर्ध विराम, ऑप्शन सी हमारा है उप विराम, ऑप्शन डी हमारा है अल्प विराम। तो इसमें से जो ऑप्शन ए हमारा जो सही हो जाता है, ऑप्शन ए हमारा पूर्ण विराम सही हो जाता है। राम घर आया और चला गया, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण विराम। यहाँ जब हम पूर्ण विराम लगा देंगे तब ये हमारा वाक्य सही हो जाता है। यहाँ जब हम पूर्ण विराम लगा देते हैं तो वाक्य हमारा सही हो जाता है। राम घर आया और चला गया। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। राम आया और चला गया, पूर्ण विराम, वाक्य में पूर्ण विराम उचित होगा। पूर्ण विराम क्या है उसका, उसे क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। पूर्ण विराम मतलब रुकना, ठहरना। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। क्या, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, राम अयोध्या के राजा थे। अब ये हमारा वाक्य समाप्त हो चुका है तो इसके आगे हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। अब इसके जो अन्य विकल्प थे उसको मैंने तो बताया है, फिर एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, अर्ध विराम, और इस चिन्ह को उप विराम, तथा इस चिन्ह को, ये जो हमारा चिन्ह है इसको हम कहते हैं अल्प विराम। अब इसके आगे हम देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, 31 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमारा जो ये विराम चिन्ह अध्याय हुआ वो आज हमारा समाप्त होता है। अब इसके आगे हम कल दूसरा अध्याय करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जाम्स में उसको हम कल देखेंगे। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है और चैप्टर का भी। तो हम देख लेते हैं, दिए गए वाक्य में उपर्युक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग होगा वो हमसे पूछा है। तो वाक्य हमारा क्या है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्या, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण विराम। ऑप्शन दूसरा हमारा हो जाएगा विस्मयादि बोधक, ऑप्शन तीसरा हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक, और ऑप्शन चौथा हमारा हो जाएगा उद्धरण। और उद्धरण में कौन सा, दुकहरा उद्धरण चिन्ह है ये। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है पूर्ण विराम। तो जो ये वाक्य है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो हमारा वाक्य जो है ये समाप्त हो चुका है, हम इस वाक्य को पूरा कर चुके हैं, तो ये हमारा यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लग जाता है। तो अब ये वाक्य हमारा अब सही हो जाता है। अब आज का ये हमारा, जैसा कि मैंने बताया कि ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब ये अध्याय समाप्त होता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने अच्छे तरीके से किए हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।